हेलो एवरीवन, आप सभी का दीन आप पे स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पुनः जागरण क्या है और इसके कारण क्या थे। दोस्तों, पुनः जागरण की शुरुआत यूरोप के अंदर में होती है 13वीं-14वीं शताब्दी में। पुनः जागरण से एक तरह से धार्मिक परिवर्तन का युग शुरू हो जाता है यूरोप के अंदर में। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर में पुनः जागरण के बारे में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बन जाता है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है पुनः जागरण का मतलब क्या होता है। तो पुनः जागरण जैसे कि शब्द से ही क्लियर लगता है कि फिर से जगना। पुनः मतलब दोबारा और जागरण मतलब जगना, फिर से जगना। मतलब जो एक कम्युनिटी है, एक समाज है, ठीक है, पहले किसी रास्ते पे चल रही है, वो उसी रास्ते पे वो चलना पसंद करती है। ठीक है, अब उसके अंदर में क्या होता है, अचानक से क्रांति आती है, रेवोल्यूशन आता है, उसके बाद वो दोबारा जगती है कि नहीं यार, ये तो हम गलत कर रहे थे, हमें ये करना चाहिए। तो इसी को हम पुनः जागरण करते हैं, मतलब फिर से जगना कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे कि यूरोप में पुनः जागरण की शुरुआत क्यों हुई भाई, क्या कारण था कि वहाँ पे दोबारा से जगने की जरूरत पड़ी लोगों को। जबकि सबसे ज़्यादा विकसित जो पूरे विश्व में माना गया आरंभिक समय से, यूरोप को ही माना गया। यूरोप के अंदर में ही सबसे ज़्यादा मतलब विकसित चीज़ें देखी गई। ठीक है, चाहे आप आविष्कारों की बात करो, ठीक है, राजनीतिक की बात करो, किसी भी तरीके से सबसे ज़्यादा विकसित जो शहर था वो यूरोप ही माना गया। ठीक है, फिर भी वहाँ पे पुनः जागरण की शुरुआत क्यों हुई, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम पुनः जागरण पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड और किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मैं आ चुका हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो जो भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फॉलो कीजिए। और दीन आपकी जो आई है वहाँ पर भी मैं अवेलेबल हूँ, तो वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात करें पुनः जागरण की, तो पुनः जागरण की जो शुरुआत होती है वो इटली से देखी जाती है। इटली, यूरोप से देखी जाती है, जिसमें वेसारी करके एक लेखक होते हैं। ठीक है, जिन्होंने सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए उसको लेकर पुनः जागरण शब्द का उपयोग किया। ठीक है, जो वैसारी थे वो एक लेखक थे। तो उन्होंने क्या देखा, अपने समाज में क्या देखा कि सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर और आर्थिक तौर पर उनके क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, लोगों के थ्रू कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। उस परिवर्तन का नाम उन्होंने पुनः जागरण दिया कि लोग फिर से जग रहे हैं उस चीज़ को लेकर। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे पहले होता था, सती प्रथा हमारे भारत में की जाती थी। ठीक है, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी उसी की चिता पर जला दिया जाना। ठीक है, सती प्रथा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उस धर्म को एबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। तो उस धर्म को हटाया गया, तो जो भी आदमी देखेगा, अच्छा ये तो अच्छा काम किया, हटा दिया, तो मतलब क्या हुआ कि हम फिर से जगे, पुनः जागरण हुआ हमारा। ठीक है, दोबारा से हमारी भाई आत्मा जगी कि नहीं ये तो गलत है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो यहाँ पे पुनः जागरण। ठीक है, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जिन लैंगिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ उसे पुनर्जागरण चेतना का नाम दिया गया। ठीक है, जो इसके बीच में जो लैंगिक प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई, जो भी व्यक्ति थे या उनकी विचारधारा थी, उन विचारधारा को पुनर्जागरण कहा गया, जिसका केंद्रीय तत्व मानवता था। ठीक है, जो 14वीं-16वीं शताब्दी से पहले क्या था, एक तरह से पूरी तरह से अधिपत था, निरंकुशवाद सत्ता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लोगों के अंदर में चेतना जगती है, उनके विचारधारा बदलते हैं। ठीक है, वो सोच बदलती है, उसके बाद वो मानवता की ओर बढ़ते हैं। और केंद्रीय तत्व, मेन चीज इंपॉर्टेंस क्या देते हो, मानवता को देते हैं कि ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और उसी के बेस पे पुनः जागरण की शुरुआत होती है। ठीक है, समझ में आता है। पुनः जागरण को अगर हम देखें शाब्दिक अर्थ, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, फिर से जगना कहते हैं। ठीक है, 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में हुआ, जिसके अंदर में क्या देखा गया, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए। ठीक है, पुनः जागरण के थ्रू क्या क्या होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, प्रगति कह लो या विकास, ठीक है, आंदोलन या युद्ध हुए, उसी को हम पुनः जागरण कहते हैं पूरे यूरोप के अंदर में। अभी ये किस तरह का धार्मिक था, सांस्कृतिक था, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, पुनः जागरण के प्रमुख कारण कहते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे। देखो, धार्मिक तौर पर क्या हुए, धर्म युद्ध हुए। ठीक है, किस तरह से, तो यूरोप में 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में ईसाई और इस्लाम अनुयायियों, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके बीच में धर्म युद्ध हुआ। ठीक है, ईसाई और इस्लाम के फॉलोअर्स के बीच में, जिसमें इस्लाम की विजय हुई। तो एक तरह से यूरोप में क्या था, ईसाइयों का पूरी तरह से अधिपत्य था। ठीक है, कि ये पूरा इलाका ईसाइयों का है, वहाँ पे पॉप के ही राज चलते थे। ठीक है, जब अब वहाँ पे दूसरे फॉलोअर्स आने लगे तो दोनों के बीच में टकराव शुरू हो गया। तो वो युद्ध होता है, एक युद्ध में इसाम की जीत हो जाती है। ठीक है, इस्लाम की जीत होने के बाद क्या हो गया,
परिणाम स्वरूप पॉप समर्थित सेना जो थी वो पराजय मतलब पूरी तरह से उनकी जो व्यवस्था थी, चर्च की व्यवस्था थी, ठीक है, वो तरह से पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लग गया कि यार ये तो सही से कर नहीं रहे, हार गए जी, इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद हार गए, ठीक है। तो जो चर्च की तरफ लोग थे वो एक डाउट की दृष्टि से ना देखने लगे, ठीक है, शक करने लगे चर्च के ऊपर में कि यार ये सही से कर नहीं रहा काम। रीज़न क्या था, यहाँ पे जो संशय आता है, शक आता है लोगों के मन में चर्च के प्रति, वहीं से धर्म युद्ध की शुरुआत हो जाती है। यूरोप के अंदर में 11वीं-12वीं शताब्दी के अंदर में ये देखा गया दोस्तों कि चर्च के ऊपर में कोई भी सवाल नहीं उठाया जाता था कभी भी, ठीक है। वहाँ पे चर्च मतलब भगवान, ठीक है, ये माना गया। चर्च के थ्रू जो भी कहा जाए, चाहे वो अच्छा हो, गलत हो, बुरा हो, सही हो, ठीक है, कुछ भी कहा जाए तो वही भगवान का मतलब डायरेक्ट भगवान ने आके बोला है, ऐसा माना जाता था, ठीक है। तो जब ये लड़ाई हुई ईसाई और इस्लाम के बीच में, तो वो जब उसमें हार हो जाती है तो वहाँ से लोगों का संशय, शक शुरू हो जाता है चर्च के ऊपर में कि ये सही से राज नहीं कर रहे, या जो भी चीज़ें कहीं गलती है इनके अंदर में, ठीक है। वहीं से ये पुनर्जागरण की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, समझ में आता है। दूसरा यहाँ पे कारण देखें तो धर्म युद्ध के दौरान में यूरोपियों का अरबों से संपर्क हुआ, ठीक है। अब जो यूरोप में रहने वाले लोग थे उनका अरबों से संपर्क हुआ, अरब से रहने वाले लोगों से, ठीक है, अरब से ही आए थे ना इस्लामिक ये, तो उनके माध्यम से यूरोपीय भारतीय ज्ञान की परंपरा से परिचित हुए। मतलब जो यूरोप में रहने वाले लोग थे उन्होंने जब अरबों से मिले तो उनको पता चला भारतीय ज्ञान क्या है, ठीक है, परंपरा क्या है, ठीक है, अरब की परंपरा क्या है, इन सब से मिले वो, तो लोगों को पता चला अच्छा ऐसी भी चीज़ें होती है क्या, ऐसे भी रिचुअल्स होते हैं क्या। तो उसके बाद जो रूढ़िवादी धारणाएं थी, जो बंधी हुई सोच थी, ठीक है, जो तकियानुसी सोच कहते हैं, बंधी हुई सोच कहते हैं, उसकी मान्यता ध्वस्त होने लगी, लोगों को मतलब पता चला। आज के समय में क्या है, आज आप कपड़े छोटे पहनते हो, ठीक है, जो लड़कियां हैं वो छोटे कपड़े पहनते हैं, लड़के हैं थोड़ा फटे चिटे कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा। मैं किसी का मजाक यहाँ पर नहीं उठा रहा, मैं मतलब बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो क्या पहले हमारे भारत में इस तरह के कपड़े पहनते थे? बिल्कुल भी नहीं। हमें पता कैसे चला, जब तक अगर हम बाहर नहीं निकलते भारत से, तब तक हम वही कपड़े पहनते जो पहले पहन रहे थे, ठीक है, धोती कुर्ता और जो साड़ी जो भी था वो लोग पहनते। पर क्या हुआ, जब हम बाहर निकलने लगे तो बाहर निकले तो दूसरे को देखा भाई वो तो ऐसे कपड़े पहनता है, तो हमने उसकी कल्चर को अपनाया, ठीक है, तो हमने ये पहनना शुरू किया। तो सेम जब वो धर्म युद्ध हुआ, धर्म युद्ध के दौरान क्या हुआ कि लोग मिले आपस में कि भाई वो वाला बंदा तो ऐसा कपड़ा पहन रखा है, उसने तो ऐसा करता है, वहाँ पे तो ऐसा होता है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो इन सब के बीच में जो वो मान्यता थी ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। जो रूढ़िवादी तकियानुसी बंधी हुई सोच थी कि लोग ऐसा ही करना चाहिए, वो खत्म हो गई, ठीक है, समझ में आता है। तीसरा यहाँ पे कारण देखें तो तीसरा कारण यहाँ पे आ जाता है कि धर्म युद्ध के दौरान सामंतों की जो सेना थी वो समाप्त हो गई, ठीक है। पॉप के द्वारा वहाँ पे सामंत नियुक्त किए जाते थे, आपको पता होगा यूरोप में। अगर नहीं पता होगा तो मैं एक सामंत के ऊपर में भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। तो जो सामंत हुआ करते थे उनकी सेना ध्वस्त हो गई। सामंतों का ना अब जब वो हार हो रही है उनकी, तो क्या होगा, उनकी समाज पे से पकड़ ढीली हो गई, ठीक है। पकड़ ढीली होगी तो लोगों को क्या होगा, आज़ादी मिलेगी, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हो, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगेंगे, ठीक है। अगर मान लो आप किसी राजतंत्र व्यवस्था के अंदर में रह रहे हो, वहाँ पे क्या है, लोग सिर्फ राजा का ही राज है, ठीक है, आपको राजा की मर्जी से ही सब कुछ करना है। अगर अब राजा ना रहे, ठीक है, राजा की सेना खत्म हो गई, तो आप अपने आप को बोलोगे यार अब राजा तो ही नहीं, जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो वो उस तरह की स्वतंत्र लोग महसूस करने लगे। तो यहीं से पुनः जागरण की सारा शुरुआत होता है, ठीक है। पुनः जागरण आंदोलन इटली से आरंभ हुआ था, ठीक है। सबसे पहले इटली में ही सबसे बड़ा पॉप जो क्रिश्चियनों का बोला जाता है ना, वेटिकन सिटी, वहीं पर से सब कुछ किया जाता है। और उसके बाद होकर धीरे धीरे यूरोप में फैला। प्राचीन मानवतावादी चिंतन पुनः केंद्र में आया, ठीक है। जो मानवतावादी चिंतन था ना, जो लोगों के अंदर में मानवतावादी सोच, ह्यूमैनिटी वाली थिंकिंग, वो वापस से जगता है, यहीं से ये बताया गया है, ठीक है। दोस्तों आप हमें दी नब की जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दी ई नब @दी के नाम से हमारी आईडी है, जहाँ पे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह पे आपको मिल जाएगी। जो भी वीडियो की PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हम डे बाय डे आपके लिए रोज़ वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। आपके जो भी टॉपिक्स हों, जिस पे आपको डाउट हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कोई वर्ड हो जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें सजेस्ट करें, हम उसकी वीडियो बनाएंगे और आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और एक रिक्वेस्ट ये भी है दोस्तों कि जो भी बच्चों को ज़रूरत है, जैसे किसी भी आपके दोस्त को आप देख रहे हो, लगता है कि आपके दोस्त को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।